यहाँ प्रस्तुत है राजस्थान की धरती पर जन्मी अमर प्रेम कहानी ढोला और मारू की विस्तृत गाथा। एक प्रेम कथा जो रेत के कणों में अमर है। राजस्थान के तपते रेत के धोरों के बीच, जहाँ सूरज की किरणें धरती का श्रृंगार करती हैं और रातें तारों की चादर ओढ़कर सोती हैं, वहाँ हवा आज भी एक अमर प्रेम की गाथा गुनगुनाती है। यह कहानी है नरवर के राजकुमार ढोला और पूगल की राजकुमारी मारुवनी की। यह वह कथा है जिसने केसरिया बालम के अमर गीत को जन्म दिया, एक ऐसा गीत जो आज भी बिछोह और मिलन की टीस को बयां करता है। अकाल में बंधा गठबंधन, बाल विवाह। बहुत समय पहले की बात है। बीकानेर के पास पूगल नामक राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। तब पूगल के राजा पिंगल अपनी प्रजा को लेकर नरवर राज्य की ओर कूच कर गए, जहां उस समय राजा नल का शासन था। राजा नल अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा नल ने राजा पिंगल का ससम्मान स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में शरण दी। दोनों राजाओं के बीच मित्रता गहरी हो गई। एक दिन राजा नल ने राजा पिंगल के सामने एक प्रस्ताव रखा। राजा नल का एक पुत्र था जिसका नाम सालह कुमार था, लेकिन सब उसे लाड प्यार से ढोला कहते थे। वहीं राजा पिंगल की एक 1.5 वर्ष की पुत्री थी जिसका नाम मारुवनी मारू था। राजा नल ने कहा, मित्र, क्यों न हम इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दें। राजा पिंगल सहर्ष तैयार हो गए। एक शुभ मुहूर्त देखकर उस समय की परंपरा के अनुसार 3 वर्षीय राजकुमार ढोला और 1.5 वर्षीय राजकुमारी मारू का बाल विवाह संपन्न करा दिया गया। कुछ समय बाद पूगल में अच्छी वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। राजा पिंगल ने राजा नल से विदा ली और अपनी पुत्री मारू को लेकर वापस पूगल लौट आए। यह तय हुआ कि जब राजकुमारी मारू बड़ी हो जाएंगी तब उनकी विदाई गौना की जाएगी। वियोग और भूली बिसरी यादें। समय का पहिया घूमता रहा। ढोला और मारू दोनों अपनी अपनी रियासतों में बड़े होने लगे। ढोला अब एक वीर और पराक्रमी राजकुमार बन चुका था, लेकिन बचपन में हुए उस विवाह की स्मृति उसके मन से पूरी तरह जा चुकी थी। वह भूल गया था कि पूगल में कोई राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इसी बीच राजा नल ने अपने पुत्र ढोला का दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी से कर दिया। मालवनी अत्यंत रूपवती और चतुर थी। उसे ढोला से इतना अधिक प्रेम था कि वह उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मालवनी को किसी तरह ढोला के पहले विवाह के बारे में पता चल गया था। वह मन ही मन डरती थी कि अगर ढोला को मारू की याद आ गई तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि मारू के रूप सौंदर्य की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी थीं। इसलिए मालवनी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने नरवर के महल में ऐसा पहरा बिठा दिया कि पूगल से आया कोई भी संदेशवाहक ढोला तक पहुंच ही न पाए। मारू का विरह और संदेश भेजने के प्रयास। उधर पूगल में राजकुमारी मारू जब सयानी हुई तो उसके माता पिता को उसकी विदाई की चिंता सताने लगी। मारू स्वयं अपने पति ढोला के विरह में व्याकुल रहती थी। उसे कई रातों को सपने आते कि उसका कोई प्रियतम है जो उससे बहुत दूर है। राजा पिंगल ने नरवर के लिए कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन राजकुमारी मालवनी की चतुरता के आगे वे सब विफल रहे। जो भी दूत पूगल से आता, मालवनी उसे या तो मरवा देती या महल से बाहर ही भगा देती। ढोला तक यह खबर कभी पहुंच ही नहीं पाई कि उसकी पहली पत्नी मारू अब वयस्क हो चुकी है और उसके इंतजार में दिनरात आंसू बहा रही है। मारू का दुख बढ़ता जा रहा था। वह महल के झरोखों से रेगिस्तान की ओर देखती रहती और हवाओं से अपने पति का पता पूछती। उसकी इस दशा को देखकर एक दिन राजा पिंगल ने एक अंतिम और निर्णायक प्रयास करने का निश्चय किया। चतुर ढोली और मारूरा। राजा पिंगल ने इस बार किसी सिपाही या दूत को नहीं,
बल्कि अपने राज्य के सबसे चतुर और गुणी लोकगायकों ढोली के एक दल को चुना। इन ढोलियों का मुखिया बहुत समझदार था। राजा ने उन्हें समझाया कि उन्हें किसी भी तरह राजकुमार ढोला तक मारू का संदेश पहुंचाना है। ये ढोली भेष बदलकर नरवर पहुंचे। उन्होंने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मालवनी के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। तब ढोलियों के मुखिया ने एक योजना बनाई। शरद पूर्णिमा की एक रात थी, जब चांदनी चारों ओर फैली थी और हल्की हल्की ओस गिर रही थी। ढोलियों का दल रात के सन्नाटे में ढोला के महल के ठीक नीचे आकर बैठ गया। उन्होंने अपने सारंगी और कमायचा संभाले और ऊंचे स्वरों में मारू राग छेड़ दिया। यह राग विशेष रूप से बिछोह और मिलन की तड़प को बयां करने के लिए गाया जाता है। ढोली ने गाना शुरू किया। हे केसरिया बालम पधारो म्हारो देश, मारू थारे देश में नित नित बरसे में। एक दिन तो आवो साजना, जोवा थारी बाट। अर्थ हे प्रियतम हमारे देश पधारो, मारू तुम्हारे देश तुम्हारी याद में रोज रोती है। एक दिन तो आओ हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। स्मृति का लौटना और ढोला का निश्चय। उस समय ढोला रानी मालवनी के साथ अपने कक्ष में सो रहा था। जैसे ही मारू राग के ये शब्द और मारू का नाम उसके कानों में पड़ा, वह बेचैन होकर जाग गया। उसे अपने बचपन के विवाह की धुंधली यादें आने लगीं। वह उठकर झरोखे के पास आया। मालवनी समझ गई कि गड़बड़ हो गई है। उसने ढोला को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर भूत प्रेत गा रहे हैं। लेकिन ढोला ने उसकी एक न सुनी। वह सीधा नीचे गया और उन ढोलियों से मिला। ढोलियों ने उसे मारू के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, उसके विरह का दुहक सुनाया और उसे उसका वचन याद दिलाया। सारी सच्चाई जानकर ढोला का हृदय अपनी पहली पत्नी मारू के लिए तड़प उठा। उसने उसी क्षण पूगल जाने का निश्चय कर लिया। मालवनी ने उसे रोकने के लिए लाख जतन किए, झूठी बीमारियां की, अपशकुन के बहाने बनाए, लेकिन ढोला का निश्चय अटल था। पूगल की यात्रा और मिलन। ढोला ने अपना सबसे तेज चलने वाला ऊंट तैयार करवाया और अकेले ही पूगल की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक तपते रेगिस्तान को पार करने के बाद वह आखिरकार पूगल पहुंचा। जब ढोला पूगल के महल में पहुंचा तो मारू अपनी सखियों के साथ बाग में बैठी थी। जैसे ही दोनों की आंखें चार हुईं, उन्हें लगा जैसे वे जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हों। मारू का वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। राजा पिंगल और रानी ने अपने दामाद का भव्य स्वागत किया। ढोला और मारू का वह मिलन किसी उत्सव से कम नहीं था। खलनायक उमरसूमरा का षड्यंत्र। कुछ दिन पूगल में रहने के बाद ढोला ने मारू की विदाई कराकर वापस नरवर लौटने की अनुमति मांगी। राजा पिंगल ने अपनी बेटी को भारी मन से विदा किया। ढोला और मारू एक ही ऊंट पर सवार होकर नरवर की ओर चल पड़े। उनका रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता था। उसी रेगिस्तान में उमरसूमरा नाम का एक खूंखार डाकू और अय्याश शासक रहता था। जब उमरसूमरा का काफिला वहां से गुजरा तो उसकी नजर अपूर्व सुंदरी मारू पर पड़ी। वह मारू पर मोहित हो गया और उसने ढोला को मारकर मारू को हासिल करने की योजना बनाई। उमरसूमरा ने ढोला और मारू का रास्ता रोका और मित्रता का ढोंग रचा। उसने कहा, आप हमारे इलाके से गुजर रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं। चलिए रात यहीं रुककर अमल अफीम की मनुहार का सेवन कीजिए। ढोला उसके धोखे को समझ नहीं पाया और ऊंट से उतरने को तैयार हो गया। चतुर मारू का पराक्रम। ढोला और मारू के साथ पूगल से वही चतुर ढोली भी चल रहा था जिसने ढोला को नरवर में जगाया था। वह उमरसूमरा की आंखों में हवस और षड्यंत्र को तुरंत भांप गया। जैसे ही ढोला ऊंट से उतरने लगा, ढोली ने जोर से एक दोहा गाया।
ढोला अमलरी मनुहार में मत कीजे ढी। ऊँट तैयारो साजन तैयारो, पण जो अमल चख्यो वो गयो बी। अर्थ ढोला, इस अफीम की मनुहार में देर मत करो। ऊँट तैयार है, सवार तैयार है, पर जिसने यह अमल चखा वह गड्ढे में गया। ढोला को यह दोहा समझ नहीं आया, लेकिन मारू, जो खुद रेगिस्तान की बेटी थी, वह खतरे को तुरंत समझ गई। उसने देखा कि उमरसूमरा के सैनिक अपने हथियारों पर हाथ रख रहे हैं। जैसे ही उमरसूमरा ढोला की तरफ अफीम की प्याली बढ़ाने लगा, मारू ने ऊँट को जोर से एड़ी मारी। ऊँट, जो नरवर का सबसे तेज धावक था, तीर की तरह हवा से बातें करने लगा। ढोला संभलकर ऊँट पर बैठ गया। उमरसूमरा और उसके सैनिक देखते ही रह गए। ऊँट ने पलक झपकते ही उन्हें मीलों पीछे छोड़ दिया। सुखद अंत और अमर प्रेम। ढोला और मारू सुरक्षित नरवर पहुंच गए। जब ढोला अपनी पत्नी मारू के साथ महल पहुंचा, तो रानी मालवणी ने ईर्ष्या से भरकर उसका स्वागत किया। लेकिन मारू की सरलता और प्रेम ने धीरे धीरे मालवणी का दिल भी जीत लिया। ढोला ने अपनी दोनों रानियों मारू और मालवणी के साथ सुखपूर्वक राज्य किया, लेकिन इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए मारू के साथ जुड़ गया। ढोला और मारू की यह प्रेम कहानी राजस्थान के लोकगीतों, काव्यों और कला में आज भी जीवित है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि वचन, प्रतीक्षा, साहस और चतुरता की भी मिसाल है।